हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसे हम कैसे प्रूव करते हैं? तो हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है, बताना है। तो इसे हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। मतलब इसके अपोजिट हम मान लेंगे रूट 5 को कि ये रेशनल है। हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम इसका अपोजिट मान करके चलेंगे कि रूट 5 रेशनल है। फिर हमारे इस जो स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आएगा, तो उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिखना कैसे है? तो हम लिखते हैं लेट अस एज्यूम। हम इसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके अपोजिट। टू द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? इसके अपोजिट। टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, let us assume to the contrary that root 5 is rational। ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होती है? जो कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जो कि a अपॉन b के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जो कि फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती है, उन्हीं को तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर हमने रूट 5 को रेशनल मान लिया है, तो इसलिए हमारा रूट 5 ऐसा हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में b। लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसको रेशनल माना हुआ, अभी तो ये रेशनल ही है ना। अच्छा, a और b ऐसी नंबर्स हैं जो कि को प्राइम होते हैं। where a and b are co-prime। यहाँ पे हम लिखेंगे where a and b are co-prime। ठीक है बच्चों, को प्राइम का मतलब आप समझते हो? को प्राइम मतलब ऐसी नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हमारी 2 और 3 को प्राइम है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अच्छा, 3 और 4 भी को प्राइम होंगे, क्योंकि 3 और 4 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से 4 और 5 भी को प्राइम होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमने लिखा है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर कर दें दोनों साइड में, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारा पहला स्टेप ऐसा आएगा, रूट 5b इक्वल टू ए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ आप लिख लो, ये डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका रूट हट जाएगा, ऐसा आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब ये 5a स्क्वायर के अपॉन में जा सकता है, तो हमारा ऐसा हो गया b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ेंगे, आगे हमें ये काम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। ये सब लिखना आप लोग सीख लो, ये जरूरी है। तो दिस शोज दैट, ये हमें दिखाता है, दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, divisible by 5, so a is also divisible by 5। ठीक है, देखो a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी तो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि a स्क्वायर मतलब क्या है? a इंटू a, तो मतलब 5 ने a को डिवाइड किया है। तो so a is also divisible by 5, ये हमें लिखना है, also divisible by 5। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई? This shows that a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होती है, तो उस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू समथिंग। जैसे मान लो 10 है, 10 हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 5 से डिविजिबल है, तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है? 2 एक इंटीजर ही तो है। तो मतलब अगर हमने यहाँ दिखाया कि a is also divisible by 5, therefore we can write a as 5c, where c is an integer। तो हम वही लिखेंगे, therefore a equal to 5c। c का मतलब कोई इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अल्फाबेट में हम काम कर रहे हैं a b, तो हमने c ले लिया। जैसे 10 5 से डिविजिबल हमने दिखाया, तो उसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उसी तरह 5 इंटू c हो गया। तो a इज रिटन एज 5 इंटू c। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे where c is an integer, where c is an integer।
इंटीजर। ठीक है, ये चीज हम लिखेंगे, थोड़ा ढंग से लिख दूं, c इज एन इंटीजर। बच्चों क्लियर हुआ? अब a इक्वल टू 5c, जो हमने यहाँ a की वैल्यू 5c लिखी है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, हम ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 है। तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 5c है, तो 5c होल स्क्वायर और अपॉन में 5, ऐसा हो गया। अब इसी को मैं आगे यही बढ़ा लेती हूँ, 5c होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर और अपॉन में 5। अब ये 5 से 25 कट गया, 5c स्क्वायर मतलब अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा ये 5c स्क्वायर। तो क्या आया देखो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 5c स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ, ठीक है, यहाँ से कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ऐसा आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये 5b स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा, मैं यही आगे बढ़ा देती हूँ, तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 5, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, देखो ऐसा ही आ गया जैसे हमारे स्क्वायर के अपॉन 5 आया था। तो इससे हम क्या पाते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर, किसी तरह से हम स्टेटमेंट ऐसा ही लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, सो b is also divisible by 5, also divisible by 5। ये सब करने का क्या मतलब है, क्योंकि देखो शुरू में हमने माना था कि a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम क्या है, हमने बताया है कि को प्राइम नंबर्स वो होती है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन अब हम यहाँ आगे जब क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि a इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये जो हमारा b है ये भी हमारा 5 से डिविजिबल, यहाँ हमने दिखाया था कि a 5 से डिविजिबल है और यहाँ हमने दिखाया कि b भी 5 से डिविजिबल है। तो इस बात से हमें क्या पता चला है कि कम से कम a और b में एक तो कॉमन फैक्टर है, 5 कम से कम एक तो कॉमन फैक्टर है, और जो कि हमने यहाँ पे a और b को को प्राइम माना हुआ था। तो वही हम लिखेंगे कि दिस में a and b, at least a and b have 5 as a common factor। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, therefore at least 5 is a common factor of a and b, common factor of a and b। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये हमारे ही स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन है। हमने स्टेटमेंट में क्या लिया था कि a और b को को प्राइम माना था, लेकिन अब हमारी a और b को प्राइम नहीं निकल रही है, उनका एक कॉमन फैक्टर निकल के आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक, तो अब चलो इसी लाइन में आगे लिख देती हूँ मैं, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कंट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। मतलब जो हमने माना हुआ था उसी में उल्टा हो गया। ठीक है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ये लाइन आप नीचे से लिख सकते हो, थोड़ी जगह कम इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो ये कंट्राडिक्शन हमारे पास आया कहाँ से, तो वही हम लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये सब स्टेटमेंट लिखना आप लोग सीख लो और कुछ नहीं इसमें। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, ASSUM नीचे यहाँ आएगा नहीं, incorrect assumption
ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, क्या हमने एज्यूम किया था, दैट रूट 5 इज रैशनल, यही तो हमने एज्यूम किया था, रूट 5 को रैशनल एज्यूम किया था, तो ये हमने गलत एजम्पशन किया था, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, सो वी कंक्लूड, अब ये कंक्लूजन आ गया हमारा, वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये बात समझ में आई? तो बस ये हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छे से लर्न कर लो कैसे हमें लिखना है, बिल्कुल इजी है। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, चाहे रूट 2 को करना है, रूट 3 को करना है। एग्जाम्पल में आपके रूट 2 और रूट 3 भी है, और एग्जाम में आया है, इस बार के 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, तो पक्का आता ही आता है, या इससे रिलेटेड और जो अगले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसमें वो करवाऊंगी वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज अगर आप सीख लोगे तो रूट 2 रूट 3 दोनों सबका कर सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है, कभी रूट 5 आता है, कभी रूट 2 आता है प्रूफ करने के लिए, कभी रूट 3 आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करके लिखना सीख लीजिए, कैसे लिखना है, इसमें है कुछ नहीं, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 को रैशनल मान लिया, तो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b लिख देंगे हम, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, ये लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 5b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो हमारा रूट हट जाता है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये 5a स्क्वायर के अपॉन में आ जाता है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, आगे काम आएगा इसलिए। तो हम ये क्या लिखते हैं कि दिस शोज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब a 5 से डिविजिबल है तो a कैन बी रिटन एज a इक्वल टू 5c, जैसे हमने वहां दिखाया कि 10 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 लिख सकते हैं, तो a कैन बी रिटन एज 5c where c is an integer, c क्या है, इंटीजर है। अब दिस वैल्यू ऑफ a, we put this value of a in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारा ऐसा आ जाता है b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, दैट मींस 5c होल स्क्वायर अपॉन 5, 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यही 5b स्क्वायर के अपॉन में चला गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ भी हमें b स्क्वायर के अपॉन में 5 दिख रहा है, दैट मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमें क्या पता चल रहा है कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर एटलीस्ट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम, जो हमने शुरू में माना था, तो ये कंट्राडिक्शन अराइज कहां से हुआ, आया कहां से, तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट रूट 5 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। आखिर में हमें फिर वही करना पड़ा कि रूट 5 इरेशनल है, एक्चुअली है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रूव करने के लिए आता है, पता नहीं क्यों सीबीएसई ने हटाया नहीं, बहुत सारा सिलेबस तो हटा दिया है, तो इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।